जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू, जिसमें हमने शुरुआत किया है जियोमॉर्फोलॉजी से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित 50 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था और उसी के आगे आज हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे। हमने आपसे बताया है कि हम आपके लिए लगभग 1500 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि जिसमें से लगभग 1000 एमसीक्यू जो आपके 10 यूनिट हैं, हर यूनिट से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा और उसके बाद आपको 4 से 5 टेस्ट 100 क्वेश्चन का जो मिक्स है वो कराया जाएगा। आपसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस करते समय जो है एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कहे थे, लेकिन मोर देन 70 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और उससे ज़्यादा देखा है, लेकिन किसी ने अभी तक उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके नहीं दिया है। तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितने सीरियस हो, ये आप खुद समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको बताया, हमने कमेंट करने के लिए कहा था, वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। आपको इसका जो है महत्व तब पता चलेगा जो भी आपको बताया गया है, अभी तक पढ़ाया गया है या जो एमसीक्यू कराया गया है। जब आपका पेपर हो जाएगा फिर हम आपको क्या कराएंगे कि पेपर एनालिसिस कराएंगे, तब आपको इसका महत्व पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है या जो पढ़ाया गया है वो उसकी क्वालिटी कितनी है और वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप लोग सीरियस बनिए, किसी भी चीज को आप बहुत ही लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत ही अनिश्चितताओं का एग्जाम है। तो जो भी आपको बताया जाए, अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो आप लोग सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं या किसी भी अदर टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं भी आप रहिए, किसी से पढ़िए, लेकिन एक डिसिप्लिन आप लोग मेंटेन करके रखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे आज 50 क्वेश्चन के आगे देखते हैं और हमें उम्मीद है आज आपको एक मौका दिया जा रहा है कि जो लास्ट क्लास में 50 एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया था, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए आज इसके आगे हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। पचास नंबर क्वेश्चन हो गया था, इसके आगे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु पास्टुलेटेड अ पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। ठीक है, कि ये जो पेविंग स्टोन का कंसेप्ट है, पेविंग स्टोन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पेविंग स्टोन का जो कंसेप्ट दिया था, ठीक है, वो किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन पास्टुलेट किया गया था? ऑप्शन है आपका ए मैकेंजी के द्वारा, बी जीटी विल्सन के द्वारा, सी डब्ल्यू मॉर्गन के द्वारा, डी डब्ल्यू डेविस के द्वारा। तो आपको बताना है कि इसमें जो आपका पेविंग स्टोन का जो थ्योरी था या कॉन्सेप्ट था, उसको किसने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो पेविंग स्टोन की थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? आपके मैकेंजी, और इसमें एक विद्वान और है पार्कर। ठीक है, तो मैकेंजी एंड पार्कर ने मिलकर क्या किया था? पेविंग स्टोन थ्योरी को क्या किया था? पास्टुलेट किया था। एक प्रकार से क्या था? एक हाइपोथेसिस था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? आपके मैकेंजी एंड पार्कर। ठीक है, इसमें मैकेंजी दिया हुआ है, इसलिए हम केवल मैकेंजी को राइट मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिवाइडेड द अरेबियन सी इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 रिज के नाम दिए गए हैं। रिज का मतलब हुआ कटक। यहाँ पर 4 कटक के नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो आपका कटक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कटक है जो किसको? आपके अरबियन सी को, अरब सागर को 2 भागों में डिवाइड करता है। यानी जो आपका क्या है? इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में जो ये पेनिनसुला इंडिया है, इसके ईस्टर्न में ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है, और इसके जो है वेस्टर्न में क्या है? आपका अरब सागर है। दोनों किसके पार्ट हैं? आपके इंडियन ओशन के। ठीक है, तो अरब सागर का कौन सा ऐसा कटक है जो अरब सागर को 2 भागों में बांटता है? ऑप्शन है आपका कार्लसबर्ग कटक, बी है प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक, सी है सेशल्स कटक, और डी है आपका मेडागास्कर कटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कटक है जो अरब सागर को 2 भागों में बांटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्लसबर्ग कटक। कार्लसबर्ग कटक क्या है कि ये क्या करता है? ठीक है, आपको क्या है कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो नॉर्थ ईस्ट को मूवमेंट कर रही है, और इधर क्या है? अफ्रीकन प्लेट वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, जिसके कारण बीच में कटक का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, और उस कटक का नाम क्या है? कार्लसबर्ग कटक। ठीक है, कौन सा है? कार्लसबर्ग कटक। इसके आगे हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है?
असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें सही होने वाला है। असर्शन कह रहा है कि देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एनर्जी अलोंग अ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन, यानी जो आपका, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, आपको ये थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि assertion में कि देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एनर्जी अलोंग अ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन, यानी जो कन्वर्जन प्लेट मार्जिन होता है, यानी अपसरण किनारा होता है किसी भी प्लेट का, ठीक है, क्या होता है, अपसरण किनारा होता है। जैसे ये आपका प्लेट है, एक इधर मूव कर रही है और एक इधर मूव कर रही है, ठीक है, तो ये प्लेटें क्या करेंगी, जो भारी होगी वो एक प्लेट की दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, ठीक है। तो इसी जो आपका ये क्या है कि प्लेट का किनारा होता है, ठीक है, किस प्लेट का, कन्वर्जन प्लेट, जो बाउंड्री किनारा होता है, मार्जिन होता है, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सेस्मिक एनर्जी। इस किनारों पर क्या कह रहा है, क्या होता है कि जो भूकंपीय ऊर्जा होती है, सेस्मिक एनर्जी होती है, उसका संकेंद्रण होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और आपका रीजन क्या कह रहा है कि बेनी ऑफ जोन इज अ जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोशी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी जो बेनी हाफ जोन होता है वहां पर क्या होता है, अर्थक्वेक का फोकस होता है। फोसी का मतलब होता है फोकस होता है, ठीक है। तो अब आइए आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सिस्मिक एनर्जी अलोंग अ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है, उसके किनारे क्या होता है, नीचे आपकी जो एनर्जी होती है, भूकंपीय एनर्जी होती है, अर्थक्वेक एनर्जी होती है, वो क्या रहती है, कॉन्सेंट्रेट रहती है, संकेंद्रण यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा होता है। कारण भी बिल्कुल सही है, कारण कह रहा है भीनी ऑफ जोन इज अ जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसी अर्थक्वेक, यानी क्यों ऐसा होता है यहाँ पर, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, तो जो सबडक्ट वाला भाग होता है, जोन होता है, इसी को कहते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या बोलते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, क्या कहते हैं उसको, बेनी हाफ जोन कहते हैं। और बेनी हाफ जोन के पास ही क्या है, ये एनर्जी कंसंट्रेट रहती है, क्योंकि ये क्या होता है, अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां से अर्थ की क्या होती है, ओरिजिन होती है, उसी को फोकस पॉइंट कहते हैं। तो आपको पता है कि जो है कन्वर्जन प्लेट में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, और सबडक्ट करने के बाद नीचे ये जो है इसका टेम्परेचर बढ़ता है प्लेट का, और ये प्लेटें मेल्ट होती है, यहीं पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और यहीं पर क्या होता है, भूकंप का जनरेशन होता है। तो जहां पर भूकंप की जनरेशन होता है उसी को बेनी हाफ जोन कहते हैं, क्योंकि यहीं पर प्लेटें मेल्ट करती हैं, और यहीं पर क्या होता है, इसी को फोकस पॉइंट कहते हैं। और यहीं से क्या होता है कि भारी मात्रा में एनर्जी बाहर आती है, पी वेव के रूप में, एस वेव के रूप में और एल वेव के रूप में, जिसका परिणाम क्या है, आपको जो है अर्थ के क्रस्ट पे डिस्ट्रक्शन के रूप में दिखाई देता है। आप लोग भी देखे होंगे, इसका जब जीता जागता उदाहरण आपका क्या है, अभी आपने देखा होगा टर्की और सीरिया में कि भूकंप के कारण कितने लोग मारे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या है, ए और आर दोनों सही है, और ए और आर एक ही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आपको जो है ये दूसरे पेज में है, तो आधा हम यहाँ पर देखेंगे, आधा अगले वाले पेज में देखेंगे। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ क्या है, इनकरेक्ट है। आपको ये क्या इसमें देखना है, ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, दोनों में क्या बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। ये वाला पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। एग्जाम में एक जो है, जो लड़का एग्जाम क्वालिफाई करता है, एक जो नहीं कर पाता है, उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो स्टूडेंट साथ में ही पढ़ते हैं, साथ में ही मेहनत करते हैं, लेकिन एक का सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे का नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब कहा गया है कि एक टॉपर कुछ अलग नहीं करता है, बल्कि वो अलग ढंग से करता है। तो उसका ढंग यही है कि यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट शब्द दिया हुआ है, ठीक है, यानी कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कि अगर आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका आधा सिलेक्शन वहीं पर क्या हो जाता है, हो जाता है। आप यहीं पर गलती कर, आपसे एग्जामिनर ऐसे ही गलती करवाता है, जो क्वेश्चन सेट करता है वो लगातार 10 क्वेश्चन आपको सही सही पूछ लेगा, बीच में डाल देगा कौन सा सही नहीं है। अब आपका जो दिमाग का पैटर्न है ना, सेट हो जाता है, जो आपके दिमाग में एल्गोरिदम फिट हो जाता है,
लगातार आधे 10 मिनट तक 15 मिनट तक कि यहाँ सारे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है कौन सा सही है, और बीच में नहीं डाल दिया वो आपका नहीं दिखा, वहीं पर क्या हो जाएगा आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए हर एक क्वेश्चन को नया मान के पढ़ना है, नए सिरे से पढ़ना है, नए जोश के साथ पढ़ना है। ठीक है, पहला है द प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर फैसिलिटेट, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, यानी जो आपका एस्थेनोस्फीयर है कह रहा है वो किस अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में है। प्लास्टिक कहने का मतलब सेमी लिक्विड अवस्था में है, अर्ध ठोस अवस्था में है, जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, यानी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है ना, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, जो आपका प्लेट है उसको क्या कराता है, आपको मूव कराता है। तो बात बिल्कुल सही है, तो आपकी प्लेट मूव करती हैं, ठीक है, जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट हैं वो मूव करती हैं, वो किसके ऊपर मूव करती हैं, इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ठीक है कि अ वेगनर प्रपोज दैट द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स ऑफ टर्शियरी पीरियड, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि वेगनर बाबा ने, वेगनर महोदय ने जो आप क्या किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी क्या की थी, आपके सामने लाए थे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि टर्शियरी पीरियड में यानी तृतीय काल में जो फोल्ड माउंटेन हुए हैं उसके बारे में क्या करना था, उनको बताना था कि टर्शियरी पीरियड में फोल्ड माउंटेन कैसे बने। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल आपकी राइट है, क्योंकि वेगनर ये भी बताना चाहते थे कि जो टर्शियरी पीरियड में जैसे आपका हिमालय हो गया, राकीज हो गया, एंडीज हो गया, तृतीय युगीन पर्वत जो का निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, इसके बारे में भी वो बताना चाहते थे। अर्थात यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, और इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, C1 एंड 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसको देखते हैं, कह रहा है कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल अपॉन व्हिच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट इज नोन एज, यानी जो आपका मेंटल का ऊपरी पार्ट है, ठीक है, मेंटल को दो भागों में बांटते हैं, लोअर मेंटल और अपर मेंटल, और अपर मेंटल का भी जो ऊपरी पार्ट है, ठीक है, व्हिच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट इज नोन एज, यानी जो अपर मेंटल का सबसे ऊपरी पार्ट है, ठीक है, यानी जो इस अपर मेंटल का सबसे ऊपरी पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट क्या है, यही क्या कह रहा है कि अपॉन व्हिच द क्रस्ट, ठीक है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है, वो प्लेट जो है किस पे फ्लोट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, यानी जो आपका लिथोस्फेरिक ये प्लेट है ये मूव कर रहा है, जो कि मेंटल का हिस्सा है, तो ये किस पे मूव कर रहा है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है बैरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। इसी चार में से आपको क्या करना है, बताना है कि आपकी जो मेंटल की प्लेट है, ठीक है, जिसको हम क्रस्ट प्लेट या मेंटल की प्लेट बोला गया है, यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द मेंटल बोला है, ठीक है, वही प्लेट की बात कर रहा है। तो प्लेट आपका किस पे मूव कर रहा है, आपका एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके पानी में नाव चल रही है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, सेमी लिक्विड अवस्था में है। यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं, जिनके डिग्रेडेशन से अपार मात्रा में क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण वहां पर जो आपका एस्थेनोस्फीयर का जो 200 किलोमीटर के नीचे है, 200 किलोमीटर के आसपास है, वहां की चट्टानें मेल्ट हो जाती हैं। चट्टानें मेल्ट होती है तो उसमें से क्या उठती हैं, कन्वेक्शनल करंट उठती हैं, और वही कन्वेक्शनल करंट क्या करती हैं, ये जो ऊपर आपका प्लेट है इस पर ठोकर मारती है, टक्कर मारती हैं, और टक्कर मारने के बाद दो भागों मुड़ जाती हैं, एक इधर मुड़ जाती है और एक इधर मुड़ जाती है, ठीक है, और यही क्या करती है, इसी के ऊपर ये जो प्लेट रखा हुआ है आपका, ये चल रहा है, जिसके ऊपर हम हैं और आप हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर क्या है, एस्थेनोस्फीयर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर भी क्या है, आपका असर्शन और रीजन दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और आगे चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है, आपका असर्शन दिया हुआ है कि प्लेट मार्जिन्स एंड वॉल्केनिक जोन्स आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, यानी जो प्लेटों का किनारा होता है और जो वॉल्केनोज होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेट हैं, एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। बात क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो आपके भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं वो किसके सहारे आते हैं, प्लेट मार्जिन के सहारे ही आते हैं, ठीक है।
रीजन क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक जोन्स आर लोकेटेड अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी आपके जो मोस्ट ऑफ यानी अधिकांश ज्वालामुखी जोन्स हैं वो कहां अवस्थित हैं, वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर ही अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, प्रश्न करेंगे कि जो पहला है, पहला पढ़िए, प्लेट मार्जिन एंड वॉल्केनिक जोन्स आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, यानी प्लेट मार्जिन और आपके क्या है जो वॉल्केनिक जोन है एक दूसरे के रिलेट हैं। अब आप कहिए क्यों रिलेट हैं, क्यों, क्वेश्चन उठाइए, तो क्यों रिलेट हैं, क्योंकि जो अधिकांश ज्वालामुखी आते हैं वो किसके सहारे आते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के सहारे आते हैं। इसीलिए ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आते हैं इसीलिए क्या है, अंतर संबंधित है। विश्व के लगभग 80% ज्वालामुखी जो आते हैं या भूकंप आते हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के सहारे ही आते हैं। रिंग्स ऑफ फायर इसका सबसे अच्छा क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है मैच द फॉलोइंग। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या सही होता है। ठीक है, इसमें एक तरफ दिया हुआ है आपका मिड ओशन के रिज दिए गए हैं, कटक दिए गए हैं, और दूसरी तरफ ओशन का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं, पहला है कार्लसवर्ग कटक। तो कार्लसवर्ग कटक कहां पर है, आपका कार्लसवर्ग कटक अभी हम लोगों ने देखा था इंडियन ओशन में है, जो कि क्या करता है, अरब सागर को दो भागों में विभाजित करता है। दूसरा क्या है, मिड अटलांटिक रिज यानी मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक कहां पर है आपका है अटलांटिक ओशन में, जो आपका अटलांटिक ओशन है एस के आकार का, इसी में उत्तर में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में जो है, उत्तर में बोबर्ट द्वीप से अंटार्कटिका तक ये लगभग 14,400 किलोमीटर में क्या है, ये कटक एस के आकार में फैला हुआ है। लोगों ने ओशनोग्राफी में इसको अच्छे से देखा है। और जो आपका ईस्ट पैसिफिक राइज है ये कहां पर है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में है। और जो आपका अंटार्कटिक राइज है, रिज है, वो कहां पर है, अंटार्कटिक ओशन में है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 3। ठीक है, 4 के बाद क्या सही हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2। अब आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। ठीक है, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये आपका है 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि which one of the following, ठीक है, इसको which one of the following types of plate boundaries and motions are exemplified by the San Andreas fault of कैलिफोर्निया। यानी आपको ये बताना है कि जो आपका कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ठीक है, तो वो किस प्रकार के क्या है, प्लेट बाउंड्री, और जो है किस प्रकार की प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि इसमें मोशन किस प्रकार का हो रहा है, यानी किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। आपको ये बताना है कि जो कैलिफोर्निया में आपका क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ठीक है, वहां पर जो सैन फॉल्ट होगा तो कोई ना कोई किनारा होगा, चाहे वो कन्वर्जेंट किनारा हो, चाहे वो किनारे आप पढ़े हैं कि बाउंड्री जो मार्जिन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट किस प्रकार के बाउंड्री पे है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इसका मोशन किस डायरेक्शन में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका पहला है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विथ जो है सिनेस्ट्रियल मोशन, ठीक है, दूसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विथ डेक्स्ट्रियल मोशन, फिर है डाइवर्जेंट बाउंड्री विथ जो है सिनेस्ट्रियल मोशन, और एक आपका है यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री विथ डेक्स्ट्रियल मोशन। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कि जो आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट है, पहली बात वो क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का उदाहरण है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का क्या है, एग्जांपल्स है। साथ ही साथ वहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रियल मूवमेंट हो रहा है। ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा सही है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वहां पर, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के साथ साथ क्या है, आपका डेक्स्ट्रियल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन से ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द नजका प्लेट इज मूविंग, यानी यहां पर ये कह रहा है कि जो नजका प्लेट है आपका वो किस दिशा में
कर रही है, ठीक है। नजका प्लेट कहां पर है, नजका प्लेट जो है आपका, ये जो आपका क्या है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के पश्चिम में यहीं पर क्या है आपका, नजका प्लेट अवस्थित है, ठीक है। क्या है, नजका प्लेट अवस्थित है। ये जो आपका नजका प्लेट है, ठीक है, ये जो आपका नजका प्लेट है, ठीक है, ये नजका प्लेट है। और नजका प्लेट कहां पर है, प्रशांत महासागर में, साउथ अमेरिका के पश्चिम तट में। और इसका जो मूवमेंट है वो किधर है, वो पूरब की तरफ है। किधर है, पूरब की तरफ है, ठीक है। यानी ये प्लेट क्या हो रही है, ठीक है, ये प्लेट, ये जो आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसके नीचे सबडक्ट हो रही है, छेपित हो रही है। तो नजका प्लेट में जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है, ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्या है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन वाज प्रोपाउंड बाय, यानी जियोसिंक्लाइन का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है आपका होम्स, जेम्स हटन, हालेंडाना, जेडब्ल्यू पावेल। तो आपको बताना है कि जियोसिंक्लाइन का जो कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है, संकल्पना दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी। तो जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति जिसको कहते हैं, भूसन्नति का जो सिद्धांत, जो संकल्पना प्रतिपादित की गई थी, कंसेप्ट प्रतिपादित किया गया था, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हाल एवं डाना के द्वारा। यानी इसका जो आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या है, हाल एंड डाना सही है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्लेज अ वाइटर रोल इन द डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ मैजेस्टिक डिनोसोर, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि नीचे आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं, उस घटनाओं में से आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण जो आपके डायनासोर थे, ठीक है, वो क्या हो गए, मैजेस्टिक मतलब बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गए, खत्म हो गए इस धरती से, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण आपके जो डायनासोर थे, ठीक है, डायनासोर गायब हो गए। ऑप्शन है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, जोनल फॉल्टिंग, फॉल्ट के कारण, ग्लोबल कूलिंग यानी जो पृथ्वी था उस पे आइस एज आ गया, ग्लोबल कूलिंग हो गई, या आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, बड़े पैमाने पर महाद्वीपों का स्थापन हुआ। इसमें आपको बताना है किसके कारण से, कौन सी ऐसी घटना हुई, फिनोमिना हुई जिसके कारण से आपके जो डायनासोर थे सारे के सारे विलुप्त हो गए। तो जो इसका सबसे प्रोमिनेंट कारण बताया गया है, वो बताया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ कि आपके जो डायनासोर थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए, धरती से विलुप्त हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। इसके बाद अगला है द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड बीनीथ अनदर इज नोन एज, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है। यानी प्लेट ये है, ठीक है, सबडक्ट किस में होगा, जो आपका किस किनारे पर होगा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा कि जो प्लेट होगी वो हल्की प्लेट के नीचे, यानी जो महासागरीय प्लेट होगी वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, उसके नीचे सबडक्ट हो जाती है। तो इस सबडक्ट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस सबडक्ट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सबडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में था एडवेक्शन, सबडक्शन, कन्वर्जेंस और कन्वेक्शन। बहुत सारे लड़के यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कन्वर्जेंट हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस की बात कर रहा है। और प्रोसेस का मतलब जो कंटिन्यूअस होने वाली घटना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सबडक्शन प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी सबडक्शन प्रोसेस, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग मैच कराते हैं, उसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, आंसर को मैच करते हैं, ठीक है। एक तरफ आपका दिया हुआ है कंसेप्ट डाना, हट्टन, हैरी हेस, जेफरीज, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, थर्मल कंसंट्रेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्म मेटेनिज्म, ठीक है। सी फ्लोर का मतलब क्या हुआ, महाद्वीपीय जो है सी फ्लोर, सी फ्लोर को हिंदी में क्या बोलते हैं कि महासागरीय नितल सिद्धांत प्रसार जो हो रहा है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है, तापीय संकुचन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, आपका जियोसिंक्लाइन को हिंदी में बोलते हैं आपका जो जियोसिंक्लाइन है, ठीक है, जियोसिंक्लाइन जो जियोसिंक्लाइन होता है उसकी हिंदी जो है क्या है, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उसकी हिंदी क्या है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। भूसन्नति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूसन्नति बोलते हैं। तो भूसन्नति का सिद्धांत है
डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या हुआ, एक रूपता का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि किसने किसने दिया है। तो आइए मिलान करते हैं। हॉल एंड डाना किससे संबंधित है, थियरी ऑफ जो सिंक्राइन से संबंधित है। हट्टन महोदय किससे है, ये जेम्स हट्टन है, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म को कंसेप्ट दिया था। हैरी हेस ने क्या किया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया था। जेफरीज ने क्या किया था, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 के बाद 1 के बाद 2, 3 4 1 2। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कोड में किसका आंसर कौन सा सही होगा। 3 4 1 2 यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, डी है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर प्लेटों के बारे में बात की जा रही है। एक तरफ आपका प्लेट का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उनके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मार्क कर रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मार्क करने का कोई मतलब नहीं है कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरा है कोकोज प्लेट, तीसरा है पैसिफिक प्लेट, चौथा है नजका प्लेट और इधर क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो किधर मूव कर रही है, वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। आप लोग भली बात इससे परिचित हैं। ठीक है, जो आपका जो है नजका प्लेट है, नजका प्लेट को भी हम लोगों ने कहां पर देखा था कि किस तरफ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। जो कोकोज प्लेट है वो साउथ की तरफ मूव कर रही है। किधर मूव कर रही है, साउथ की तरफ मूव कर रही है। और जो पैसिफिक प्लेट है वो किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ। कोकोज प्लेट कहां पर है, तो जो आपका क्या है, जो है नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में जो थोड़ा सा इधर मैक्सिको और जो है कैलिफोर्निया वाला पोर्शन है, ठीक है, इसी एरिया में क्या यानी नॉर्थ जो आपका जो है यूएसए है, यानी नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के किस दिशा में है, जो है थोड़ा सा साउथ वेस्ट दिशा में है। कौन सा आपका, कोकोज प्लेट। ठीक है, ये किधर मूव कर रहा है, ये दक्षिण की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 के बाद 4 के बाद 1 2, 3 4 1 2। इसका राइट आंसर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं आपके कोड में 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 यानी आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, ये 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, One of the following mountains is formed due to convergence of oceanic and continental plate। यानी इसमें कह रहा है कि आपको कुछ माउंटेन्स दिए गए हैं, पर्वत दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा पर्वत है जिसका निर्माण एक माउंटेन प्लेट है उससे है और दूसरा क्या है, महासागरीय प्लेट है। यानी कौन सा माउंटेन ऐसा है जिसका निर्माण कन्वर्जेंट प्लेट से हुआ है, जिसमें एक ओशियानिक है, एक कॉन्टिनेंटल है। एक मान लेते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक क्या है, ओशियानिक प्लेट। ठीक है, ऑप्शन है आपका यूराल, आल्प्स, एंडीज एंड अपलेशियन पर्वत। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जिसका निर्माण एक महासागरीय प्लेट से हुआ है, दूसरा क्या है आपका महाद्वीपीय प्लेट से हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो आपका एंडीज पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत का निर्माण किससे हुआ है, एक तरफ है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट जो कि क्या है, ओशियानिक प्लेट है, और एक तरफ क्या है आपका जो है साउथ अमेरिकन प्लेट है जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और एक दूसरे के क्या है, ये जो आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है और उसी से क्या हुआ है, आपके एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, बाकी जो आपका यूराल है, यूराल जो पर्वत आप जानते हैं एशिया और यूरोप के बीच में सीमा निर्माण करता है, प्राचीन बलित पर्वत है। आल्प्स पर्वत एक क्या है, बलित पर्वत है, और अपलेशियन पर्वत क्या है, रेजिडुअल पर्वत है, घर्षित पर्वत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, एंडीज पर्वत है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इससे मैं ये नहीं दावा करता हूं कि हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन क्यों किया जाता है, आप लोग इसका कंसेप्ट ये समझिए कि क्वेश्चन इसलिए किया जाता है ताकि जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपका कंसेप्ट कितना रेडी है, उसमें कितनी सुधार की जरूरत है, इससे आपको पता चलता है। ये आपके हुबहू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपका उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, सही डायरेक्शन में है, तो आप इसी के आधार पे, एक मॉडल है आपके सामने, इसी के आधार पे जो यूजीसी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे, हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो 65 के बाद हम लोग आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन।
66 देखते हैं। ये एक क्वेश्चन ओशनोग्राफी का आ गया, टाइप हो गया है, टाइपराइटर से गलती हो गई तो, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ गए थे, इसको कर लेते हैं। एक तरफ आपका दिया है ओशियनिक प्लेट, दूसरा दिया है लोकेशन की कौन सी प्लेट किस जो है महासागर में है। ठीक है, यहाँ पर है चैलेंजर। ठीक है, चैलेंजर ये एक तरह से क्या है, सारे के सारे यहाँ प्लेट लिख दिया गया है। ठीक है, ये वास्तव में प्लेट नहीं है बल्कि क्या है, ये गर्त है, ट्रेंच है। ठीक है, चैलेंजर ट्रेंच, ऑल्ड्रिक ट्रेंच, रोमांस ट्रेंच और नियर्स ट्रेंच। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, महासागर का नाम दिया हुआ है। तो चैलेंजर गर्त है वो आपका कहाँ पर है, नॉर्थ पैसिफिक यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, जो आपका ऑल्ड्रिच गर्त है ये कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक में है। जो आपका नियर्स गर्त है वो कहाँ पर है, नियर्स ट्रेंच है वो आपका है नॉर्थ अटलांटिक में, और जो आपका रोमांस ट्रेंच है वो आपका कहाँ है, साउथ अटलांटिक में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 1 और उसके बाद क्या है, 4 2, 3 1 4 2 इज द राइट आंसर। यानी इसका जो सटीक आंसर आपका होगा वो, आइए इसको हम कोड में देखते हैं, 3 1, यानी इसका राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। तो ये आपका एक क्वेश्चन ओशनोग्राफी का आ गया था। आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ये कह रहा है कि हवाई आइलैंड इज अ रीजन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कह रहा है कि जो आपका हवाई द्वीप है, हवाई आइलैंड है, वो क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। तो बात क्या है, बिल्कुल आपकी सही है, यानी ए इज द असर्शन क्या है आपका, राइट है। दूसरा कह रहा है कन्वर्जेंट मार्जिन आर साइट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इरप्शन, यानी जो आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है वहां पर क्या होता है, वॉल्केनिक जो है क्या होता है, एक्टिविटी होती है और वहां से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल आपकी सही है। अब देखिए कि क्या ये हवाई वाला असर्शन है ये व्याख्या कर पा रहा है इसका जो रीजन है कि नहीं। फिर से आप क्यों लगाइए, जैसे हवाई आइलैंड इज अ रीजन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, हवाई आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। अब तो प्रश्न कीजिए क्यों जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन प्लेट मार्जिन साइट है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ये अकेले में तो सही है, ये पॉइंट, ये साइट है, लेकिन इसका कारण हवाई द्वीप जो में जो ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है वो नहीं है। क्यों, क्योंकि हवाई द्वीप में जो ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हॉट स्पॉट के कारण हो रहा है। इंट्रा प्लेट का यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट है, यानी प्लेट के आंतरिक भाग से क्या हो रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्लेट मार्जिन हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्या है आपका नहीं हो रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट जो है करेक्ट, ये यानी इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसी प्रकार से आपको क्या करना है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन करना है। पहले आप असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए, असर्शन देखिए सही है गलत है, फिर रीजन देखिए सही है गलत है, फिर उसके बाद असर्शन में क्यों हो रहा है ऐसा, कारण देखने क्या उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो गया बी। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्रिहेंसिव थियरी ऑफ जियोसिंक्लाइन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि जो जियोसिंक्लाइन का हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था, अब पूछ रहा है कि द कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, यानी जो आपकी जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति है, भूसन्नति का समग्र सिद्धांत ने प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है हालेंडाना, ई हॉग, जे स्टीयर्स, जे डब्ल्यू इवांस। तो आपको यही बताना है कि जो आपका जो सिंक्लाइन है उससे संबंधित जो आपका सिद्धांत दिया गया था, समग्र सिद्धांत, वो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका बी, ई हॉग। ई हॉग महोदय ने क्या दिया था, आपका समग्र सिद्धांत दिया था। कंसेप्ट आपका दिया था हालेंडाना ने, लेकिन जो समग्र सिद्धांत दिया था वो ई हॉग महोदय ने दिया था। राइट आंसर इज द बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, परटेनिंग टू द मिड अटलांटिक ओशन अमंग द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको यह बताना है कि मिड अटलांटिक ओशन के बारे में वो कौन सा विकल्प सही है। ए में कह रहा है कि मिड अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऊंचा है, मिड अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर, सी में है 5 किलोमीटर और डी में है 6 किलोमीटर। तो आपको बताना है
कि मिड अटलांटिक ओशन है वो कितने मीटर ऊंचा है। तो कितने मीटर ऊंचा है, इसका ऑप्शन सही क्या है, इसका ऑप्शन सही है 4 किलोमीटर, यानी बी इज द राइट आंसर, यानी जो मिड अटलांटिक ओशन है वो 4 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या है आपका, क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेवल असर्शन और दूसरा क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है असर्शन यहां पर दिया हुआ है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन काज सी फ्लोर, यानी प्लेट मार्जिन क्या हो रही है, कहीं पर डाइवर्जेंट हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, सी फ्लोर हो रहा है। आप पढ़िए ये सही है कि गलत है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक प्लेट दोनों क्या मोड़ती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं, तो यहाँ पे नीचे से क्या होता है, मैग्मा ऊपर आता है और नई प्लेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और क्या हो रहा है, सी का फ्लो महासागर। तो बात बिल्कुल सही है कि जब प्लेट क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, तो सी फ्लो होता है। दूसरा कह रहा है कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट, यानी जो कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन होता है उससे फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कि जो कंस्ट्रक्शन प्लेट होती है, डाइवर्जेंट प्लेट होती है, उससे किसका निर्माण होता है, फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल फॉल्ट की बात कर रहा है और यहाँ पर सी फ्लोर की बात कर रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन व्याख्या उसकी नहीं कर रहा है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 71 इसमें भी क्या दिया हुआ है आपका, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है द आइलैंड अलोंग। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से करते हैं, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइलैंड अलोंग द मिड अटलांटिक रिज आर हाईली प्रोन टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी जो आपका आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है वो कहां पर है, मिड ओशन पे ही बसा हुआ है। आपका क्या, आपका है ये जो है आइसलैंड। ठीक है, तो ये आइसलैंड जो कि मिड अटलांटिक ओशन पे है, ठीक है, ये क्या है, हाईली प्रोन है वॉल्केनिक एक्टिविटी से, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी से काफी क्या है, ये बहुत ही प्रभावित है, यहाँ कभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर है, जहां से हमेशा क्या हो रहा है, नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है, कटक के सहारे, कटक के बगल में फैलता है, और जो है सी का क्या हो रहा है, सी फ्लोर हो रहा है, सी की स्प्रेडिंग हो रही है। रीजन कह रहा है स्प्रेडिंग इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में सी फ्लोर हो रहा है, जो कि क्या बना हुआ है, मेन अर्थक्वेक का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि डाइवर्जेंट प्लेट है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, अटलांटिक ओशन में जो है भूकंप आ रहे हैं, और भूकंप आ रहे हैं जो है, इसीलिए क्यों भूकंप आ रहे हैं, तो ये कारण क्या है, इस असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि असर्शन में कह रहा है कि ये काफी प्रोन एरिया में है। ठीक है, किसके कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटी में। क्यों, क्योंकि ये मिड अटलांटिक ओशन रिज पे है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेटें दूर जा रही हैं, और दूर जाने के कारण भूकंप आ रहे हैं, और वहां पर क्या आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रहे हैं। यानी इसमें क्या है कि ए सही होगा, यानी जो है असर्शन से भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, बोथ ए आर ट्रू एंड आर ऑफ ए। ठीक है, अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस इन फेवर ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपको ये बताना है कि नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से क्या कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के फेवर की बात कर रहे हैं। उसके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दिया गया था विगनर के द्वारा, उसके रूप में पक्ष के रूप में बात करें कि हाँ बात सही है, कौन कौन से ऐसे क्या हैं, एविडेंसेस हैं। पहला है जिग्सा फिट, बी है ट्रांसपेरेंट फ्रंट, सी है ऑफिस इन डिफरेंट एरिया, और डी है कन्वेक्शन इन मेंटल। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, अभी हम आपको नीचे दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साक्ष्य थे, एविडेंस थे, जो ये बताते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो क्या है, बिल्कुल सही बात है। पहला क्या है, जिग्सा फिट, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि जिग्सा फिट आप देखेंगे कि पूरे महाद्वीपों को जब हम कंप्यूटराइज मॉडल बना के एक साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या प्रतीत होता है
कि जो आज के हजारों लाखों साल पहले सारे महाद्वीप क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। चाहे आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात कर लें या यूरोप और अमेरिका की बात कर लें। तो ये पहला है ये, ठीक है। और एक कौन सा था आपका, फॉसिल्स इन डिफरेंट एरियाज, यानी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फॉसिल्स पाए गए हैं, जीवाश्म पाए गए हैं, जिससे भी पता चलता है कि पहले जो तटीय एरियाज है, मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है आपका साउथ अमेरिका है और इधर आपका अफ्रीका है। तो अब साउथ अमेरिका के इस तट पे जो जीवाश्म पाए गए हैं और जो आपके अफ्रीका के इस तट पे जीवाश्म पाए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले आपस में मिले हुए थे, बाद में अलग हो गए, इसलिए यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते थे कुछ यहाँ पर रह गए और कुछ यहाँ पर रह गए, जिससे पता चलता है कि बिल्कुल बात सही है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ, सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए एंड सी, यानी 1 या 3, ठीक है, इसका क्या है राइट आंसर है। ए और सी दोनों सही है, और ए और सी यानी 1 और 3 इसमें किसमें दिया है, सी में दिया है। तो सी इज द क्या है आपका राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक बाबा से लगातार आपसे एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए क्या है ये और ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 71, 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फॉलोइंग आर एविडेंसेस इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल, हो गया। इसके आगे हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, द थियरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो सागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत है इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए होम्स एंड डेविस, एरी एंड प्राट, हेस एंड डीट्स, वेगनर एंड रेडजल। इसमें आपको ये बताना है कि जो द सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थियरी थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, आपके हेस एंड डिट्ज के द्वारा। दो विद्वान थे, एक हैरी हेस थे और एक कौन थे, डिट्ज नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने 1960 के आसपास क्या दिया था, थियरी जो है आपका दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, जिसमें बताया था कि जो आपके सी के फ्लोर हैं वो क्या है, स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है, जो बाद में क्या बना, प्लेट टेक्टोनिक थियरी का आधार बना था, ठीक है। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ साइकिल, ठीक है, यानी जो साइकिल का कंसेप्ट दिया गया था, चक्र का कंसेप्ट दिया गया था, वो किस प्रकार का क्या था, कंसेप्ट था। साइकिल ऑफ कंसेप्ट जो दिया गया था, कंसेप्ट साइकिल जो डेविस महोदय ने दिया था, ठीक है, नदी से संबंधित था। वो कह रहा है कि किस प्रकार का स्टेटमेंट है, एक आइडियोलॉजिकल जो है कंसेप्ट है, यानी आइडियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि एक ये क्या है, ये एक होता है आइडियल कंडीशन में लागू होता है, बी है आपका प्रेगमेटिक कंसेप्ट है, सी है यूनिडिलेस्टिक कंसेप्ट है, ठीक है, और डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको यही बताना है कि ये क्या है और किस प्रकार का कंसेप्ट है, कौन सा, कंसेप्ट ऑफ साइकिल, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ साइकिल जो है वो आपका क्या है, आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, एक प्रकार से आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो कि क्या है कि जो है व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होता है, बल्कि ये जो है क्या है, एक प्रकार से आइडियल की बात करता है। आदर्श रूप में तो लागू होता है कोई भी कंसेप्ट, लेकिन जब उसको व्यवहारिक रूप में जोड़ते हैं, जमीनी रूप में जोड़ते हैं, जैसे डेविस ने बताया था, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है कि कोई स्थल रूप क्या होता है, ऐसे उठता है और ऐसे क्या हो जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, ये आइडियोलॉजिकल क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग एरियाज ऑब्जर्वेशन मोटिवेटेड डेविस टू डेवलप हिज कंसेप्ट साइकिल ऑफ इरोजन, यानी जो डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, ठीक है, तो वो साइकिल ऑफ इरोजन उन्होंने किस एरिया में ऐसी कोई बात देखी जो उनको क्या की थी, जो है काफी प्रोत्साहित की थी कि भैया आप इस पे क्या कीजिए, काम कीजिए। तो उस एरिया का आपको नाम बताना है, जिसे देखकर डेविस महोदय क्या दे दिए थे, साइकिल ऑफ कंसेप्ट दे दिए थे, उससे काफी इंफ्लुएंस थे। एरिया का नाम अमेरिका में है, ठीक है, मिसौरी, ठीक है, ओरिनिको, मोन्टाना और रेड रिवर, इसी चारों में आपको बताना है कि किस एरिया को देखकर ये काफी क्या हुए थे,
इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। मोंटाना इसका करेक्ट आंसर सही है। मोंटाना को देखकर ही इन्होंने क्या किया था, ये डिसीजन लिया था, वहीं पर देखा था और इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं क्या हो रही हैं। यानी वो स्थान जहां पर इन्होंने घटना देखी थी वो कहां पर है? अमेरिका में एक स्टेट है मोंटाना, और उसी मोंटाना स्टेट को ये देखकर काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, 75 नंबर क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं कि अ सीरीज ऑफ कॉनकेव हॉल्डन हार्ट आर नोन एज, यानी जो आपका हॉल्डन हार्ट बनता है, आप लोग अगर जानते होंगे कि हॉल्डन हार्ट कहां बनता है, हम लोग जब पढ़ रहे थे पेंक को, अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हॉल्डन हार्ट का एक सीरीज है, अगर बहुत सारे हॉल्डन हार्ट एक जगह पे बन गए तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? ऑप्शन है प्राइमारम्प, वास्टिंजन, ठीक है, ग्रेविटी स्लो या इंड्रम्प। उसको क्या नाम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू पेंक? तो पेंक की थ्योरी को हम जब पढ़ रहे थे तो लास्ट स्टेज में हमने बताया था वो इंड्रम्प की बात करते हैं। क्या बनता है? इंड्रम्प की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज में नदियां क्या करती हैं कि वो उनका वेग कम हो जाता है, उनकी क्षमता घट जाती है, जिसके कारण एक समतल सतह का निर्माण हो जाता है, जिसको इन्होंने क्या बोला था? इंड्रम्प बोला था। और डेविस महोदय ने क्या बोला था? पेरिप्लेन नाम दिया था। तो जब लास्ट स्टेज में एंड्रप की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि एंड्रप के बनते समय कुछ क्या बनती हैं? बैली बनती हैं, कुछ घाटियों का भी क्या हो जाता है, ऐसे निर्माण हो जाता है, छोटी सी, मतलब जो बहुत ही गहरी नहीं, वो छिछली घाटियां। तो इस छिछली घाटी में जो ऊपर का भाग होता है ज्यादा होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पचुंजन बोलते हैं। और जो नीचे वाला ढाल होता है ये कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हॉल्डन हॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉल्डन हॉग बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक स्थान पे बहुत सारा क्या बन जाए? हॉल्डन हॉग बन जाए, ठीक है, जो कि किस अवस्था में है? जो इसका आकार, जो इसका शेप कैसा होता है? कॉनकेव होता है, इस तरह कुछ होता है इसका शेप। तो इस तरह अगर बहुत सारे क्या बन जाए, यहाँ पर किसी भी स्थान पे एक सीरीज में बन जाए, बहुत सारे क्या बन जाए, इस तरह के आकार का निर्माण हो जाए, ठीक है, बहुत सारे हॉल्डन हॉग बन जाए, हॉल्डन बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा लास्ट में? तो ये बन जाएगा आपका इंड्रम्प। क्या बन जाएगा? इंड्रम्प। यानी एक स्थान पे अगर बहुत सारा क्या मिल जाए आपको? हॉल्डन हॉग मिल जाए, एक सीरीज में मिल जाए, तो उसके किसका निर्माण हो जाएगा? इंड्रम्प का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हॉल्डन हॉग का जब एक सीरीज में कई सारे हॉल्डन हॉग बन जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? इंड्रप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे क्या है? 66 क्वेश्चन कह रहा है, ये भी पेंक से संबंधित है। इसको हम अच्छे से देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरम्प ऑफ पेंक, ठीक है, इन इट्स इनिशियल स्टेज। यानी आपको याद होगा जब हम पेंक को पढ़ रहे थे तो पेंक ने उत्थान से पूर्व की अवस्था को क्या बोला था? उत्थान से पूर्व की अवस्था के लिए सब प्रयोग किया था प्राइमरम्प। तो ये पूछ रहा है कि जो प्राइमरम्प जो कि क्या होता है? एकदम इनिशियल स्टेज होता है, यानी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उत्थान से पूर्व की अवस्था है, अपलिफ्टमेंट की पूर्व की अवस्था है। तो उस अपलिफ्टमेंट की पूर्व की अवस्था को हम जिसको हम प्राइमरम्प कहते हैं, उसका जो है एक विशेषता है, उसी विशेषता को आपको बताना है कि ये क्या होता है। ये हाईली स्टीप स्लोप एंड रिलीफ वाला होता है, हाई एल्टीट्यूड एंड रिलीफ वाला होता है, लो हाइट एंड रिलीफ वाला होता है, या नन ऑफ दीज होता है। हम लोगों ने देखा था जो आपका प्राइमरम्प होता है, ठीक है, प्राइमरम्प क्या होता है? पहले एक लो हाइट रिलीफ होता है, बहुत ही निम्न जो है नीचा स्थान होता है, जिसमें क्या होता है? उत्थान होता है। और जैसे ही उत्थान होता है, उत्थान से पूर्व इसको कहते हैं प्राइमरम्प। और जैसे ही उत्थान होता है, इस पे क्या हो जाती है? इरोजनल जो है पावर होती है, जैसे आपका विंड हो गया, आपका रिवर हो गया, वो चालू हो जाती है। और जैसे जैसे इसका उत्थान होता है वैसे वैसे इस पे क्या होता लगता है? इरोजन होने लगता है। तो प्राइमरम्प की जो इनिशियल स्टेज होती है, उसका जो उसकी विशेषता क्या है? उसमें लो हाइट होता है, और जो रिलीफ भी होता है, उच्चावच होता है, ठीक है, वो काफी क्या होता है? लो होता है। तो राइट आंसर इज द सी। ठीक है, सी इज द इसका क्या है? राइट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी पेंक से संबंधित है, ये भी आपके क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ वास्टिंजन एंड हॉल्डन हॉग प्रोड्यूस, यानी जो आपका हॉल्डन हॉग है और वास्टिंजन है, ठीक है,
उसको जब हम इंटरसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे से अलग करते हैं, हमने बताया कि कुछ इस प्रकार से बहेली बनती है, ठीक है। यहाँ का ढाल ज्यादा होता है तो इसको कहते हैं वास्तुंजन, यहाँ का ढाल कम होता है इसको बोलते हैं हॉल्डन हार। तो कौन ऐसी रेखा होती है उसका नाम क्या है, ठीक है। सॉरी, एक जो रेखा होती है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, इसको अलग करती है, ठीक है। तो ये जो अलग इसको करती है उसको क्या नाम देते हैं? ऑप्शन इसमें है ब्रेक इन स्लोप, राइज इन स्लोप, इंसेलबर्ग, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक इन स्लोप। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो इसको अलग कर रहा है, तो यहाँ का देखिए इसका नाम वास्तुंजन, इसका ढाल ज्यादा है, इसका नाम हॉल्डन हाफ क्यों पड़ा? क्योंकि इसका रेखा क्या कर रही है, इसी ढाल के कम और ज्यादा के आधार पे ही तो क्या कर रही है इसको, यानी ये रेखा क्या है, ये ब्रेक इन स्लोप, यानी यहां से स्लोप को क्या करती है, ब्रेक करती है। यहां से स्लोप ज्यादा है, इससे नीचे जाओगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द ए। ये आपका सही ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 78। 78 कह रहा है कि which of the following countries या continent were observed by एलसी किंग to derive his conclusion on development of slope। यानी ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश था जिसमें आपकी एलसी किंग महोदय ने क्या किया था, स्लोप का जो डेवलपमेंट होता है उसके निर्माण के बारे में बात की थी, ठीक है। क्योंकि एलसी किंग ने जो है स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, और स्लोप डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, तो ये कह रहा है कि उन्होंने कौन सा ऐसा देश देखा था या महाद्वीप देखा था जिसमें उन्होंने ये थ्योरी उसको देखकर दिया था, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन है साउथ अमेरिका, बी है मेडागास्कर, सी है साउथ अफ्रीका, और डी है चाइना। तो आपको बताना है कि किससे इन्फ्लुएंस थे, कहां पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका को ही देखकर उसी पे भी क्या किया था, रिसर्च किया था, और दक्षिण अफ्रीका में भी क्या दिया था, थ्योरी दिया था, ठीक है। ये एक तरफ आपको जियोग्राफर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है। आइए इसको हम देखते हैं। एच बैरोड, डब्ल्यू डेविस, एम जेफरसन, कार्ल सावर, ठीक है। साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन चक्र का सिद्धांत, जियोग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, मानव, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, यानी इसमें क्या किया गया था, मानव को क्या बताया गया था, ह्यूमन को, ठीक है। ज्योग्राफी को क्या बताया था, एक ह्यूमन इकोलॉजी बताया गया था, मानव पारिस्थितिकी बताया गया था। लैंडस्केप, और चौथा है लॉज ऑफ प्राइमेट सिटी, यानी प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट किसने दिया। तो एच बैरोड ने क्या किया था, उन्होंने ज्योग्राफी को क्या बताया कि ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी की बात की थी। डब्ल्यू डेविस ने क्या था, साइकिल ऑफ इरोजन का कंसेप्ट दिया था। एम जेफरसन ने क्या दिया था, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी की बात की थी। और कार्ल सावर ने मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नाम का क्या लिखा था, पुस्तक लिखा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, 2143 क्या हो जाएगा, इसका कोड सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा 2143 आपका कोड दिया है। तो 2143 क्या दिया है, बी। बी इज द क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, दिस फ्रेज इज रिलेटेड द कंसेप्ट। यानी प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी वर्तमान क्या है, भूत की कुंजी है। तो ये बात कौन करता है, ऑप्शन ए है आइसोस्टेसी, यानी समय स्थिति ये बात करता है। बी है डायस्ट्रोफिज्म, और डायस्ट्रोफिज्म यानी जो है आपका डायस्ट्रोफिज्म एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का जब हम फोर्स पढ़ते हैं, एक प्रकार का क्या है, इंडोजेनेटिक क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। सी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, और डी क्या है, यूनिफॉर्मिटेरिज्म, एक रूपता की बात, ठीक है। तो किसने कहा था कि वर्तमान क्या है, भूत की कुंजी है, ये आपके जेम्स सट्टन महोदय ने की थी। और उन्होंने ये बात किसके संदर्भ में की थी, यूनिफॉर्मिटेरिज्म के कंसेप्ट में दिया था। एक रूपता सिद्धांत की, एक रूपतावाद के सिद्धांत में ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वर्तमान क्या है, भूत की कुंजी है। वर्तमान के आधार पर आपको जो भूत में घटनाएं हुई हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ये आपका एक रूपता का कंसेप्ट, ठीक है। 81 कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ पैन प्लेन, ठीक है, वाज प्रोपोगेट बाय, यानी तो पैन प्लेन था, एक होता है पेनी प्लेन। आपको शब्दों को अंतर आपको आसानी से क्या है, आराम से समझना है, क्योंकि शब्दों के खेल से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आपके सही होते हैं और गलत होते हैं, ठीक है।
तो द कंसेप्ट ऑफ पैन प्लेन, तो पैन प्लेन का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है आपका सीए कट्टन, ठीक है, सीए कॉटन के द्वारा, वान रिस्टोपेन के द्वारा, क्रिकमे के द्वारा या अल्फ्रेड वान वेगनर के द्वारा। आपको बताना है कि पैन प्लेन का कंसेप्ट किसने दिया था। तो पैन प्लेन का कंसेप्ट किसने दिया था? क्रिकमे ने दिया था। ये काफी असंतुष्ट थे किसके? डेविस के पेनी प्लेन से। डेविस ने जो अंतिम अवस्था, तीसरी अवस्था थी, ठीक है, उस अवस्था में उन्होंने बताया था, जो वृद्धावस्था होता है, ओल्ड स्टेज, कि लाख में क्या बनता है? पेनी प्लेन बनता है। तो आपके जो क्रिकमे महोदय थे, इन्होंने उस बात को असत्य माना और कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, पेनी प्लेन नहीं बल्कि क्या बनता है? पैन प्लेन बनता है। और पैन प्लेन क्या होता है? जब कई बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन कई आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लेन का निर्माण होता है, जिसको आपके क्रिकमे महोदय ने क्या बताया था? पैन प्लेन का नाम दिया था। इस शब्दों का अंतर पेनी और पैन में आपको समझना है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु स्टेटेड दैट द स्लोप प्रोफाइल आर कॉन्वेक्स प्लेन आर कॉनकेव अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द अपलिफ्ट एक्शन। यानी किसने इस बात को कहा था कि जो आपका स्लोप प्रोफाइल होता है, जो ढाल की प्रोफाइल होती है, वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, अवतल होती है, समतल होती है और उत्तल होती है। किसने जो ढाल का प्रोफाइल होता है, ढाल की प्रछेदिका होती है, वो क्या होती है? वो आपका अवतल होती है, समतल होती है और उत्तल होती है। ऑप्शन दिया हुआ है पेन, डेविस, जॉनसन और वुड। आपको इसी चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सही है पेन। पेन ने ही बताया था कि ढाल प्रोफाइल क्या होता है? पहले अवतल होता है, फिर समतल उत्तल होता है, ठीक है, समतल होता है और बाद में क्या हो जाता है? उत्तल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? पेंक बाबा ने कही थी। पेंक कहाँ के थे? एक जर्मन विद्वान थे। अगला क्वेश्चन, द प्रीमाइस दैट द प्रेजेंट डे प्रोसेस हैव बीन ऑपरेटिंग थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम इज द प्रिंसिपल ऑफ। ये कह रहा है कि द प्रीमाइस, ये बात किसने कही कि क्या है कि जो भी प्रोसेस, जो भी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब क्या है? नदी प्रक्रम, जो है वायु प्रक्रम, ग्लेशियर प्रक्रम। तो जो प्रक्रम वर्तमान में कार्यरत हैं, वो पृथ्वी के प्रत्येक काल में कार्यरत थे। तो ये बात जो है किसमें बताई गई? किसके द्वारा बताई गई? ठीक है। ऑप्शन है आपका आइसोस्टेसी, डायस्ट्रोफिज्म, यूनिफॉर्मिटिज्म और कैटास्ट्रोफिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटिज्म, यानी सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यूनिफॉर्मिटिज्म का एक रूपतावाद, और एक रूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आपके जेम्स हटन महोदय ने किया था। और उसी में उन्होंने बताया था कि वर्तमान में जो प्रोसेस कार्यरत है, वो पृथ्वी के भोग, जो इतिहास है, इतिहास के काल में प्रत्येक काल में वो कार्यरत थे, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी? समान थी, ठीक है। यानी आज नदी अपर्दन कर रही है तो हजारों लाखों साल पहले भी अपर्दन करती थी। ग्लेशियर ऐसे कार्य करते थे, विंड इरोजन ऐसे कार्य करते थे। यही सारी बातें बताई थी किसमें? अपने सिद्धांत में, अपनी संकल्पना है। उसका नाम क्या था? यूनिफॉर्मिटिज्म, यानी एक रूपतावाद, ठीक है। अगला है 84, द कंसेप्ट ऑफ पेडी प्लेन इज एसोसिएटेड विद, यानी पेडी प्लेन का निर्माण जो होता है उसकी संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन है डब्ल्यू.एम. डेविस, एल.सी. किंग, डब्ल्यू. पेन, सी.ए. कॉटन, ठीक है। आपको बताना है कि पेडी प्लेन का जो निर्माण होता है उसकी कंसेप्ट किसने दिया था। तो उसका कंसेप्ट किसने दिया था? उसका कंसेप्ट एल.सी. किंग बाबा ने दिया था। एल.सी. किंग ने ही बताया था कि पेडीमेंट का निर्माण कैसे होता है। तो राइट आंसर इज द बी, ठीक है। बी क्या है? सही उत्तर है। ये है मैच द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए। पुस्तक है, पुस्तकें एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक तरफ विद्वान है जी.एस. स्टीयर्स, एस.डब्ल्यू. वुलरिज, वाल्टर पेंक एंड जो है हार्नबरी। एक तरफ पुस्तक है मार्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, इसको हिंदी वाले भी इसमें ऐसे ही याद करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, अनस्टेबल अर्थ, स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। तो आपका जो जी.ए. स्टीयर्स है, उन्होंने क्या लिखा है? अनस्टेबल ऑफ अर्थ। जो आपके वुलरिज हैं, इन्होंने क्या लिखा? स्पिरिट ऑफ जियोग्राफी। वाल्टर पेंक ने क्या लिखा है? मार्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म। और थानबरी बाबा ने प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसमें 3, 4, 1, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? डी का 2, ठीक है। तो 34, 12 इसका क्या है? राइट आंसर है। इसको आइए हम लोग देखते हैं कि 34, 12 किसमें आएगा।
कोड में। तो 34/12 क्या है, यानी डी इज द राइट आंसर। क्या है, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है। 86 कह रहा है कि द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज किस, जो है की, ठीक है, यहाँ पर की होगा, द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट वाज मेड बाय, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये बात किसने कही थी, तो ये बात आपके जेम्स हट्टन महोदय ने कही थी कि वर्तमान क्या है, भूत की कुंजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87, द टर्म पैन प्लेन रिफर्स टू, यानी जो पैन प्लेन शब्द है किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है अ लेबल सोर्स फॉर्म बाय विंड इरोजन, एक ऐसा लेबल जिसका निर्माण विंड इरोजन के द्वारा होता है। अ प्लेन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन, एक प्लेन होता है जो कई बाढ़ मैदानों से निर्मित होता है ज्वाइंट होने से। अ लेबल सरफेस फॉर्म बाय द फ्लूवियल साइकिल एट द ओल्ड पेज, यानी एक फ्लूवियल साइकिल जो रिवर का फ्लूवियल साइकिल होता है उसके ओल्ड स्टेज में निर्मित होता है। अ लेबल प्लेन फॉर्म बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, या कोई ऐसा लेबल है, मैदान है जिसका निर्माण ह्यूमन के इंटरवेंशन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका अ प्लेन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन, यानी जब कई फ्लड प्लेन बाढ़ मैदान आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पैन प्लेन कहा जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पैन प्लेन था, ये बात किसने कही थी कि पैन प्लेन का निर्माण कई बाढ़ मैदानों के ज्वाइंट होने से होता है। आप लोग को कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। और इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 88 कह रहा है कि क्रिकमे वाइल्ड डिसएग्री विद, ठीक है, सप्लीमेंटेड पैन प्लेन विद द टर्म, यानी जो क्रिकमे बाबा थे वो डेविस से असहमत होकर उनके डेविस के जो पेनी प्लेन था उसके स्थान पे इन्होंने पैन प्लेन, ठीक है, सप्लीमेंटेड पैन प्लेन विद द टर्म। ठीक है। आपको जो आपके डेविस महोदय ने पैन प्लेन शब्द दिया था, ठीक है, पेनी प्लेन, सॉरी, जो आपके क्रिकमे वाइल्ड डिसएग्री, ठीक है, डेविस सप्लीमेंटेड पेनी प्लेन विद द टर्म। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पैन प्लेन दे दिया, यहाँ पर पेनी प्लेन होना चाहिए। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपने आंसर में करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेनी प्लेन होना चाहिए। यानी डेविस ने जो पेनी प्लेन शब्द दिया था उसको किन्होंने, आपके क्रिकमे महोदय ने उससे डिसएग्री हो गए थे, असहमत हो गए थे। तो डेविस के पेनी प्लेन की जगह पर इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो इन्होंने किया था पैन प्लेन शब्द का, यानी बी इज द, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि जो आप पेनी प्लेन बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, पेनी प्लेन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पैन प्लेन होता है। ठीक है। 88 के बाद 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद, यानी जो अपरदन का सामान्य चक्र होता है उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध किससे है, ऑप्शन है ग्लेशियल इरोजन से, फ्लूवियल इरोजन से, मरीन इरोजन से, और या विंड इरोजन से। यानी आपको बताना है कि जो नॉर्मल साइकिल होता है, तो नॉर्मल साइकिल जो है आपका, ठीक है, जो आपका नॉर्मल साइकिल है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध आपका है फ्लूवियल इरोजन से, यानी नदी वाले जो जितने भी यहाँ साइकिल हैं उसको हम क्या मानते हैं, नॉर्मल साइकिल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लूवियल इरोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि निगेटिव मूवमेंट ऑफ बेस लेवल प्रोड्यूस, यानी बेस लेवल है जो आपका आधार तल है उसमें क्या हो रहा है, नकारात्मक परिवर्तन। जैसे कोई नदी है, नदी का जो आधार तल है इसमें क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया कि ये नदी का तल क्या हो गया कि नीचे जो है क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। तो जब नदी का तल तो क्या होगा कि ढाल मिल जाएगा नदियों को, और नदियां पुनः क्या हो जाएंगी, अगर वो थर्ड स्टेज में रहेंगी तो वो फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगी। तो ये कह रहा है कि नेगेटिव मूवमेंट जो होता है बेस लेवल का, उसको किस नाम से जानते हैं, रिजुवनेशन के नाम से जानते हैं, पुनर्जीवन के नाम से जानते हैं, स्टेबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं, एट्रीशन के नाम से जानते हैं, सन्निघर्षण या साल्टेशन के नाम से जानते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं कि अचानक से जब क्या होता है, निगेटिव जो है
चेंज आता है तो उसको बोलते हैं रिजुविनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब हो गया पुनर्जीवन। और इस पुनर्जीवन के कारण क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है? स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कुछ स्थलाकृतियां हम आपके रिजुविनेशन का बता दे रहे हैं, जो कि हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में आए या आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। जैसे आप याद रखिएगा, इनसाइज्ड मियांडर। इनसाइज्ड मियांडर का मतलब हुआ विसर्प। क्या हुआ? अधाकार्तित विसर्प। ये क्या है आपका? इसका उदाहरण है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो आपके बोलते हैं निक पॉइंट, क्या बनते हैं? निक पॉइंट। निक पॉइंट भी क्या है? इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप क्या करिएगा? याद रखिएगा, जो कि क्या है? एक होता है स्ट्रक्चरल बेंच, संरचनात्मक सोपान। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जो बेंच है वो भी आपका क्या है? इसका सबसे अच्छा क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 91 ये भी एक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पुस्तकों को दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी दूसरा दिया हुआ है, ए दिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इधर विद्वान है होम्स, स्पार्क, डब्ल्यू डी थॉर्मनी, एलसी किंग। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ किसका है? एलसी किंग बाबा का है। क्या? एलसी किंग बाबा का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी है ये किसका है? होम्स का हुआ है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी किसका है? स्पार्क का है। और आपका जो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है ये है डब्ल्यू डी थॉर्मनी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4। ठीक है, 4 1 और 2 3, 4 1 2 3, 41 23 इसका क्या है? राइट आंसर है। जितने भी बुक आपको बताए गए हैं ये आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है कि इस बुक को एक जगह आप नोट करते रहिए। ठीक है, उसको कहीं दीवार पे लगा लीजिए, बार बार उसको देखिए, आपसे वो क्या हो जाएगा? रिवीजन पे याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 1। ठीक है, क्या है? 4 1 2 3, यानी राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। अगला है 92, हु पोस्टुलेट द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल। बेस लेवल का मतलब होता है आधार तल। तो आधार तल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है वाल्टर पेन, डब्ल्यू.एम. डेविस, जे.डब्ल्यू. पावेल, जेम्स हट्ट। इसमें आपको बताना है कि जो आपका बेस लेवल है, बेस लेवल की संकल्पना किसने दी? तो बेस लेवल की संकल्पना किसने दी थी? जेम्स पावेल ने। ठीक है, ये एक अमेरिकन विद्वान थे और इन्होंने क्या दिया था कि किसका कंसेप्ट दिया था? बेस लेवल, आधार तल की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है, 93 यहां पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। बेस लेवल एक तरफ दिया है, पैरेलल रिट्रीट, साइकिल ऑफ इरोजन यानी अपरदन चक्र का सिद्धांत, स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी यानी जो नदी की जलधारा होती है उसकी क्या है? कैपेसिटी यानी क्षमता का सिद्धांत। जीके गिलबर्ट, डब्ल्यू पेन, जे.डब्ल्यू. पावेल और डब्ल्यू.एम. डेविस। तो बेस लेवल का कंसेप्ट किसने दिया था? जेम्स पावेल महोदय ने दिया था। ठीक है, और पैरेलल रिट्रीट का कांसेप्ट किसने दिया? डब्ल्यू पेंक ने। साइकिल ऑफ इरोजन दिया था आपका डब्ल्यू.एम. डेविस ने। ठीक है, और आपका स्ट्रीम ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी का दिया था जीके गिलबर्ट ने। ठीक है, जीके गिलबर्ट ने छठी शक्ति का भी सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो नदी की अपरदन शक्ति कितना बढ़ जाती है? 4 गुना बढ़ जाती है। अब क्या था इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि नदी की छठी शक्ति सिद्धांत क्या था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2। ठीक है, 3 और 2। ठीक है, सी का 1 और डी का, इसको फिर से देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या है? ए का क्या है आपका? 3 है, राइट। बी का क्या है? 2 है, पैरेलल रिट्रीट पेंक का हो गया। जो आपका सी है साइकिल ऑफ इरोजन, ये किसका है? डेविस बाबा का है, यानी 4 हो गया। 3 2 4 1। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या सही है। 3 2 4 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका ए इज द राइट आंसर। 94 कह रहा है कि ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या है कि देखना चाहिए। आइए इसको हम देखते हैं।
Identify the correct sequence of terminology used for denoting different parts along a slope ground from top to bottom। यानी जो आपका ये स्लोप बनता है, ठीक है, किससे, ये, ठीक है, तो ये स्लोप जो है, इसी स्लोप का क्या कह रहा है कि टॉप से बॉटम तक जो स्लोप का निर्माण होता है, तो उसी स्लोप का आपको नाम बताना है। तो पहला स्लोप होता है वैक्सिंग स्लोप, ये वाला हो गया आपका वैक्सिंग स्लोप। दूसरा क्या हो गया, ये वाला फ्री स्लोप हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि वन क्या हो गया, डेब्रिज स्लोप, ये क्या हो गया, डेब्रिज स्लोप। और जो ये है, ये लास्ट में क्या इसको बोलते हैं, बेनिंग स्लोप। क्या बोलते हैं, बेनिंग स्लोप। तो इसका टॉप से बॉटम तक क्रम क्या है, आप इसको देख सकते हैं। यानी पहले क्या हो गया, 3 4 1 और 2, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। पहले क्या हो जाएगा, 3 में वैक्सिंग स्लोप होता है, उसको बोलते हैं फ्री स्लोप, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये हो गया आपका डेब्रिज स्लोप, और उसके बाद क्या हो गया, बेनी स्लोप। ये स्लोप याद रखिएगा, ये आपका जो है टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 95, कह रहा है कि which of the following phrase that concept लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड स्टेज। इसको तो आप आंख मूंद कर भी मार सकते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा फ्रेज है, मुहावरा, जिसमें बताया गया है कि जो लैंडस्केप होता है, आपका लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, लैंडफॉर्म होता है, यानी जो आपके भूदृश्य होते हैं, जो जितने भी लैंडफॉर्म है, तो लैंडफॉर्म बताया गया है कि किसका एक ये फंक्शन होता है, ये होता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया आपका संरचना, और स्टेज का मतलब हो गया अवस्था। यानी किसने ये बातें कही कि जो लैंडफॉर्म होते हैं, जो स्थलाकृतियां होती हैं, वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का क्या होता है, फल होता है, प्रतिफल होता है, ठीक है। तो किसने ये बात कही थी, आप लोग सभी जानते हैं। ये बतिया किसने कही थी, आपके डब्ल्यू.एम. डेविस महोदय ने कही थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इन्होंने ही कहा था कि कोई स्थल रूप है, वो किसका प्रतिरूप है, वो किसका प्रतिफल है, वो संरचना और अवस्था का फल है। संरचना का मतलब हो गया कि मतलब वो किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है। अगर चट्टाने जैसी होंगी वैसे स्थलरूप होंगे, ठीक है। प्रक्रम का मतलब उसपे कौन से प्रोसेस काम कर रहे हैं, नदी काम कर रही है, ग्लेशियर, अगर नदी काम करेगी तो दूसरे प्रकार का स्थलरूप बनेगा, ग्लेशियर काम करेगा तो दूसरे प्रकार का स्थलरूप बनेगा। स्टेज मतलब क्या हो गया, उसमें टाइम पीरियड को भी उन्होंने जोड़ा था, ठीक है, कि उसको विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। अगला है 96 कह रहा है कि द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, यानी जो आपका अर्थ साइंस है, पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल कंसेप्ट है यूनिफॉर्मिटिज्म, एक रूपतावाद। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंट इन द टाइटल, यानी पहली बार जब इसको प्रस्तुत किया गया था तो किस पुस्तक में किया गया था, उसी पुस्तक का आपको क्या बताना है, नाम बताना है कि इसको पहली बार यूनिफॉर्मिटिज्म जो था, इसको पहली बार एक रूपतावाद को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, अर्थ, अनस्टेबल अर्थ और थियरी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपको बताना है कि यूनिफॉर्मिटिज्म जो था उसको पहली बार किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, थियरी ऑफ अर्थ किसके द्वारा लिखी गई थी, जेम्स हटन के द्वारा, ठीक है। बाकी जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है, यह है चार्ल्स लियोल की पुस्तक है, चार्ल्स लियोल की पुस्तक है। जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ये एलसी किंग की है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ये है के.डब्ल्यू. बटजर की पुस्तक है। क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, के.डब्ल्यू. बटजर की पुस्तक है। सी है अनस्टेबल अर्थ, ठीक है, ये जे स्टेयर्स की पुस्तक है। क्या है, जे स्टेयर्स, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यूनिफॉर्मिटिज्म को पहली बार कहां प्रस्तुत किया गया, एक मैगजीन थी, ट्रांजिशन मैगजीन थी, और उसके बाद जो पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का नाम था थियरी ऑफ अर्थ, जो कि किसकी थी, आपके हट्टन बाबा की थी, ठीक है। 97 आपको यहाँ पर मिलान करना है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से मिलान करते हैं। पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जियोमॉर्फोलॉजी में। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, अनस्टेबल अर्थ,
थियरी ऑफ अर्थ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसकी है? डब्ल्यू.डी. थार्गनी बाबा की है, ठीक है। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म किसकी है? आरजे स्मॉल इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अनस्टेबल अर्थ जे स्टेट्स की पुस्तक है। थियरी ऑफ अर्थ किसकी है? एलसी किंग की है, ठीक है। एक बहुत सारी ऐसी पुस्तकें आपको मिलेंगी कि इसको कई क्या है, कई विद्वानों ने लिखा है, एक विद्वान ने नहीं बल्कि उसकी 2-3 विद्वानों ने लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी क्या है? ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन। द स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वाज प्रोपाउंड बाय, यानी जो आपका ढाल निवर्तन मॉडल सिद्धांत था उसको किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है वुड महोदय, डेविस, पेंग, स्ट्रॉलर। ये भी क्या है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्लोप रिप्लेसमेंट, ठीक है, ढाल निवर्तन सिद्धांत इसका दिया हुआ है। तो ढाल निवर्तन सिद्धांत किसका दिया हुआ है? आपके पेंक बाबा का दिया हुआ है। पेंक महोदय जर्मन विद्वान थे, इन्होंने ढाल निवर्तन का सिद्धांत दिया था। एक होता है स्लोप डेवलपमेंट ढाल निवर्तन सिद्धांत है, एक होता है ढाल पतन सिद्धांत। लेकिन जो ढाल इसका है वो डेविस बाबा का है, और जो स्लोप जो ढाल निवर्तन है वो क्या है? पेंक बाबा का है। तो इन बाबाओं का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कि ढाल पतन तो था, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी जो थी वो डेविस की थी, लेकिन स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी किसकी थी? पेंक बाबा की थी, ठीक है। 99 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका 100 में 101% इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि एक तरफ दिया हुआ है जो केव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हम लोगों ने केव पढ़ा था, तो उसको फॉर्मेशन में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीका बताया था, तो उसी को देखते हैं। 2 साइकिल थ्योरी यानी द्विचक्र सिद्धांत, वाटर टेबल थ्योरी यानी भौम जल स्तर सिद्धांत, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी यानी स्थैतिक जल सिद्धांत, और इन्वेजन थ्योरी यानी आक्रमण सिद्धांत। तो इन्वेजन थ्योरी किसकी है? आपके मलोट महोदय की है, ठीक है। और वाटर टेबल थ्योरी किसकी है? स्विनर टोन की है। 2 साइकिल थ्योरी किसकी है? डेविस बाबा की है, ठीक है। और स्टैटिक जोन थ्योरी किसकी है? गार्डनर महोदय की। तो ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर। यानी राइट आंसर क्या है? 1 4, ठीक है, 2 3, 1 4 2 3 यानी इज द राइट आंसर। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है क्रिकमे वाली बात बताई गई है, ठीक है। तो क्रिकमे वाइड डिसएग्रीइंग विद डेविस सप्लीमेंटेड पेनी प्लेन विद द टर्म। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्रिकमे महोदय डेविस से जो असहमत हो गए थे, तो क्रिकमे महोदय ने जो है पेनी प्लेन के स्थान पे कौन सा शब्द का प्रयोग किया? तो इन्होंने प्रयोग किया था आपके पैन प्लेन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ये आपके थे 100 क्वेश्चन। जियोमॉर्फोलॉजी आज कंप्लीट हुआ। आगे से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, या आपको ओशनोग्राफी पढ़ाया जाएगा, जो भी है आपका 10 यूनिट ऐसे कवर कराया जाएगा। आप लोग को जितना बताया जा रहा है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से आपको ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के भी शामिल है। तो इससे क्या है, क्वेश्चन से आपका रिवीजन होता है कि जो भी कंसेप्ट आपने तैयार किया है वो आपका कितने अच्छे से तैयार है, वो कंसेप्ट का रिवीजन होता है। और क्वेश्चन हम ये नहीं दावा करते कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम आ जाएगा। हाँ, जो पुस्तकें हैं, जो थियरी है, वो कभी नहीं बदलती हैं। डेविस महोदय ने जो है साइकिल ऑफ इरोजन आज दिया, तो आप 10 साल बाद पढ़ेंगे तब भी वही पढ़ेंगे कि साइकिल ऑफ इरोजन किसने दिया? डेविस ने दिया। तो ऐसे क्वेश्चन की रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो ये थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। आपको पेशेंस रखना है, एग्जाम में धैर्य बना के नहीं देखना है। जितना समय आप क्वेश्चन करने में, यानी आप क्वेश्चन को पढ़ने में जितना समय देंगे उतना ही उसको समझेंगे और उतना ही जल्दी आप आंसर को पुट आउट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। अगर आपको एक ही पॉइंट पता है कि ये सही है गलत है, तुरंत आप ऑप्शन में जाइए और उससे देखिए कि हम एलिमिनेट कर पाते। एलिमिनेशन ही आपके सिलेक्शन का एक मजबूत क्या है?
हथियार है, ईमानदारी के साथ पढ़िए आपको, ठीक है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ही पेटेंट आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है। बहुत ऐसे क्वेश्चन अगर हम आपके लिए ले आते हैं कि जो आपने कभी सुना ही नहीं है तो वो क्या है, उससे आप फ्रस्ट्रेट होंगे। और ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं जो आपके एग्जाम में भी नहीं पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, आप रिवीजन पे खूब फोकस कीजिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए। आज शाम को आपको 100 क्वेश्चन का विथ आंसर की हमने कल इसलिए नहीं डाला क्योंकि कल 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज शाम को ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको 100 क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अब जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप आपको बताया गया था, एक बार मैं आपको पुनः दिखा देता हूं। ग्रुप में आप जो है जिनको पीडीएफ लेना है वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, ठीक है। और बाकी आप जो है देख सकते हैं, ये आपका ग्रुप है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जियारत। यहाँ पर जितने भी पीडीएफ हम आपको पढ़ाए थे, हमने एक पीडीएफ आज आपको भेजा है ओशनोग्राफी का, ऐसे ही सभी मटेरियल हम आपको भेज देंगे 1-2 दिन के अंदर। और बाकी जो भी है आज आपको शाम को 100 क्वेश्चन का जो ये आपको बताया गया है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ आंसर की। अभी हम आंसर की नहीं तैयार किए थे, ठीक है, इसलिए हम नहीं भेज पाए कल। आज आपको क्या करना है, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। तो बने रहिए, वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए दूसरे लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट जो है दूसरे यूनिट से। जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट कर, क्योंकि ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, हम भी एक ह्यूमन है, आपकी तरह गलती हो सकती है, तो उसमें आपको सुधार कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।